नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी जो चल रही हो बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज आप लोगों के सामने मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्मिक उत्तराखंड की करंट अफेयर से रिलेटेड समसामयिक की घटना लेके उपस्थित हुआ हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में यूसीसी की हम बारे में बात करेंगे। उत्तराखंड में यूसीसी कब लागू हो रहा है, क्या हो रहा है, इस पे तमाम चीजें हम बात करेंगे। जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लागू करने वाला पहला राज्य अगर हम देखें देश भर में, तो ये पहला राज्य क्या है, आपका उत्तराखंड बन चुका है। इसी पर आज की वीडियो रहने वाली। देखिए, उत्तराखंड में प्रस्तावित जो समान नागरिक संहिता की बात करें, जिसे यूसीसी की अगर हम बात करें, तो जब हमारा ये अगले महीने में नवंबर के माह अगर हम कहें जब हमारा स्थापना दिवस होता है, राज्य स्थापना दिवस को ये इसे लागू करने की उम्मीद की जा रही है कि यूसीसी बेसिकली अगर हम देखें तो जो समान नागरिक संहिता है ये 9 नवंबर 2024 को ये लागू हो जाएगा। विवाह हो गया है, लव इन संबंधों, लव इन रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं, इन संबंधों में कई ऐसे कानून की आवश्यकता और दंड का यहाँ पर प्रावधान यहाँ पर लागू करेगी। देखिए, बहुत ढेर सारे ऐसे इसमें चेंजेस आ जाएंगे, महिलाओं के बहुत ढेर सारे ऐसे अधिकार बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसमें बहुत चीजें इसमें हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होगे ये जो है प्रस्तावित जो समान नागरिक संहिता का उद्देश्य उत्तराखंड के कानूनी प्रथाओं का आधुनिकीकरण करना है। देखिए, उत्तराखंड में जो पूर्व में जितने भी कानून हैं, वर्तमान समय में भी जो यूसीसी लागू हो जाएगा, जो कानून है उन कानूनों में नई चीजें बदलाव होगा, कहीं ना कहीं आधुनिकीकरण होगा, जिसके कारण क्या है, जैसे विवाह पंजीकरण है, उत्तराधिकारी का हो गया, जैसे कानून प्रतिक्रियाओं से संबंधित मुद्दों का समाधान होगा और साथ ही प्रौद्योगिकी के उपयोगों के माध्यम से ये इसको सरल करने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। थोड़ा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे उत्तराखंड में जो शादी तलाक और जो लव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, इसमें कई ऐसे नियमों में बदलाव होगा। देखिए, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को विधानसभा में संसद में यहाँ पर विधान के जो संसद है सदन में इसको पेश किया और यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने ये सौंप दिया गया है। अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो ड्राफ्ट है जो तैयार किया गया है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो यहाँ पर मैंने आपको देख पा रहे टिक कर दिया है, तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए उत्तराखंड में सिविल कोड का ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार किया गया, ये रंजना देसाई कमेटी ने ये तैयार किया था। आपको पता होगा अल्टी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, इसके चलते बहुत ढेर सारे से हमें बदलाव देखने को मिलेंगे। देखिए, पुष्कर सिंह धामी ने जो सिविल कोड जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को विधानसभा में क्या है पेश करा और इस विधेयक को आगे राज्यपाल को यहाँ पर प्रेषित कर दिया गया है। और जो विपक्षी जो दल है कांग्रेस ये चाहती थी कि इस बिल पर सदन में क्या हो चर्चा हो और उसमें हंगामेदार चर्चा हो और उसकी मांग भी की थी, मगर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इसको चर्चा करने से मना कर दिया और सीधे ही इसको क्या कर दिया, ये प्रस्ताव पेश करके आपके राज्यपाल को सुपुर्द कर दिया गया है। राज्यपाल से स्वीकृति मिलते ही आपका ये कानून बन जाएगा। इस बिल के पास हो जाने के बाद यह कानून बन जाएगा और इसी के साथ उत्तराखंड में देश में यूसीसी लागू करने वाला क्या हो गया, पहला राज्य बन जाएगा। और इसके बाद कई ऐसे नियमों में परिवर्तन हो जाएगा और समाज में कहीं जो जुड़ी जो चीजें हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, अगर हम बात करें जो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब हम बात करते हैं तो इसका ड्राफ्ट हाल ही में अगर हम देखें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये आपके राज्यपाल को सौंपा गया है और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट है, कभी क्वेश्चन बचा रंजना देसाई कमेटी ने तैयार किया था। और इसमें जो ये इस ड्राफ्ट जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो ड्राफ्ट बनाया गया है, इस ड्राफ्ट में कितनी धाराओं को सम्मिलित किया गया है क्वेश्चन बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें 400 से अधिक धाराएं इसमें सम्मिलित करी गई है और राज्यपाल की मंजूरी के बाद उत्तराखंड में जो समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला है क्या बन जाएगा, पहला ये राज्य बन जाएगा। और इसी के अंतर्गत हम देखें तो इससे क्या होंगे, जो महिलाएं हैं महिलाओं के अधिकार इसमें बढ़ जाएंगे। उत्तराखंड में अगर देखें जब जैसे ये सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे ही लागू हो जाए, इसके तहत जो महिलाओं के अधिकारों में कहीं ना कहीं एक नया बदलाव देखने को मिलेगा और प्रदेश में जैसे बहुविवाह प्रथा थी उस पर रोक लग जाएगी। संपत्ति के अधिकार पर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है, इसके अंतर्गत भी कहीं ना कहीं फैसला लिया जाए कितनी संपत्ति अर्जन करनी चाहिए, ये तमाम चीजें होती हैं। साथ ही जितनी भी मुस्लिम महिलाएं हैं
उनके लिए भी कहीं ऐसे कदम उठाए गए हैं। सूत्रों के अगर हम माने तो मुस्लिम महिलाओं को भी क्या है, जो बच्चा गोद लेने की यहाँ पर क्या है, जो ये अगर कोई मुस्लिम महिला बच्चा गोद लेती है तो उसके लिए भी यहाँ पर क्या है कि सरलता, ये जो प्रतिक्रिया होती है उसको सरल बनाया गया। और यदि किसी पति की अगर पति पत्नी अगर दोनों तलाक लेते हैं तो उसके लिए भी समान अधिकार होंगे, अगर पत्नी भी तलाक लेनी चाहती है उसके लिए भी समान अधिकार होंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैंने कहा कि जो विवाह इन रिलेशनशिप संबंधों में कहीं ऐसे कानून की आवश्यकता पड़ेगी और उसमें मापदंड का जो ये है आवश्यकता है और दंड का भी यहाँ प्रावधान यहाँ पर लागू होगा। देखिए, प्रस्ताव समान नागरिक संहिता का उद्देश्य बेसिकली है जो उत्तराखंड में कानूनी जो प्रथाएं हैं, जो कानूनी प्रथाओं को आधुनिकीकरण किया जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा, विवाह पंजीकरण है, उत्तराधिकारी है या कानून प्रतिक्रिया संबंधी ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कहीं ना कहीं एक नया बदलाव देखने को मिलेगा। अब देखिए, जो ये उत्तराखंड में जो ये प्रस्ताव लाया जा रहा है, जो यूसीसी लागू किया जा रहा है, तो इस प्रस्तावित कानून के प्रमुख पहलुओं पर अगर हम बात करें तो पहला पहलू आप देख पा रहे होंगे अपने सामने, ये क्या है, विवाह इन रिलेशनशिप जो है तो उसकी हम बात करेंगे, उसमें पंजीकरण करना है। विवाहित दंपति के लिए यूसीसी के क्रियान्वयन के लिए 6 माह के भीतर अपना क्या होगा, पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। अगर मान लीजिए किसी की शादी हो जाती है, गांव घरों में क्या होता है, शादी हो जाती है उसके बावजूद भी क्या आपके मैरिज सर्टिफिकेट अगर नहीं बनाते हैं तो अब इस कंडीशन में क्या, जैसे ये लागू हो जाएगा, आपके जो 6 माह के भीतर आपका क्या होना चाहिए, आपका जो विवाह प्रमाण पत्र बन जाने चाहिए। 2000 इसमें कुछ टर्म कंडीशन लगाई गई है, 2006 से पूर्व जितने भी जिनकी लोगों की शादी होगी उनको इसमें छूट दी जाएगी, उसके बाद के जितने भी लोग हैं उनको सभी को ये आपके जो विवाह पंजीकरण इनको कराना अनिवार्य होगा। जितने भी लोग जो लड़का या लड़की जो भी रिलेशनशिप में रहते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर क्या है, उनको भी जोड़ते हुए अधिसूचना यहाँ पर जारी किया है, वो एक माह के भीतर अपने रिश्ते को पंजीकृत कराना होगा। देखिए, आपने देखा होगा बहुत से शहरों में क्या होता है, रिलेशनशिप में लड़का लड़की रहते हैं, सारा कुछ उनके बीच होता है, चाहे कहें जिस प्रकार से विवाह के बाद पश्चात जो सारी चीजें एक पति और पत्नी के बीच होती हैं उसी प्रकार से जो लव इन रिलेशनशिप में जो भी रहते हैं तो उनके बीच सारी चीजें वही रहती हैं, मगर क्या होता है इसमें शादी नहीं होती है, बस इतना ही फर्क है और सारी चीजें रहती है। तो इस कंडीशन में क्या है, यदि कोई बच्चा लव इन रिलेशनशिप में रहता है तो उसके माता पिता को भी उसकी सूचना देनी पड़ेगी, दोनों पक्षों को उसकी सूचना देनी पड़ेगी कि ये रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो इसका भी प्रावधान इसके अंदर किया है। और इन आवश्यकताओं का पालन न करने पर दंड का प्रावधान भी किएंगे। जो निर्धारित समय के भीतर अपने विवाह पंजीकरण न ही कराते हैं तो सरकारी कल्याण जो योजनाएं हैं उसके लिए अपात्र माने जाएंगे। बेसिकली अगर देखें, जितने भी जो लोग बेसिकली ये वीडियो देख रहे हैं जो शादी करने जा रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आपने शादी के तुरंत बाद ही अपना क्या कर ले, मैरिज सर्टिफिकेट बना लीजिए, जिससे सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं का उन लाभ आपको मिल सकता है। अगर आपने ये चीजें नहीं की हैं तो आपको सरकारी कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनसे वंचित होना पड़ेगा। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने पहले ही अन्य राज्यों में अपनी शादी का पंजीकरण करा लिया है उन्हें भी उत्तराखंड में अपना रिकॉर्ड अपडेट कराना होगा। मान लीजिए कोई उत्तराखंड से बाहर रहते हैं मगर उत्तराखंड के हैं, जैसे दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो अगर वहां पर उन्होंने अपना मैरिज सर्टिफिकेट बना लिए हैं तो उसका अपडेशन आपके क्या करना पड़ेगा, उत्तराखंड में भी उसका रिकॉर्ड आपको अपडेट कराना होगा कि मैंने फलाने फलाने से शादी करी है, हम दोनों के बीच है, तो आपका भी यहां से प्रमाण पत्र क्या होगा, इश्यू होगा। तो याद रखिएगा। अब गैर अनुपालन के लिए जो दंड के लिए क्या प्रावधान क्या है, अगर गैर अनुपालन के लिए जो अनुपालन नहीं करता है तो उसकी कंडीशन में क्या है, यदि 1 महीने के भीतर अपने जो लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण में विफल रहते हैं, जो नहीं कराते हैं, तो उनको 3 महीने की यहाँ पर क्या हो जाएगी, कैद हो जाएगी और 10,000 रुपए के यहाँ पर जुर्माना और सजा सुनाई जाएगी और दोनों को यहाँ पर सजा हो सकती है। तो याद रखिएगा, यदि कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो वो अपना पंजीकरण करा ले, और यदि पंजीकरण नहीं कराते हैं तो आपको 3 महीने की कैद और 10,000 का जुर्माना यहाँ पर लग सकता है। इससे अच्छा है कि आप अपना पंजीकरण करा लें, या फिर लव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो उसको मत रहिए, ठीक है। अब गलत जानकारी देने पर 3 महीने की भी जेल हो सकती है और 25,000 का जुर्माना यहाँ पर लगाया जाए, दोनों को ये सजा होगी, चाहे वो लड़का दे रहा है या लड़की दे रही, जो भी इसको जो छिपाएगा तो है। अब विवाह या कहीं पर लव इन रिलेशनशिप को पूरी तरह से पंजीकरण न कराने पर 6 महीने तक की जेल भी यहाँ पर हो सकती है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति विशेष द्वारा अगर विवाह पंजीकरण नहीं कराया जाता है
तो उसको यहाँ पर क्या है कि जो ये यूसीसी जो लागू हो रहा है नवंबर को 9 नवंबर को जो लागू हो जाएगा, तो उसके बाद बहुत सी चीजों में बदलाव देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं अगर ये चीजें नहीं होती तो आर्थिक दंड का भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर गलत जानकारी देते हैं तो 3 महीने की यहाँ पर सजा हो जाएगी और 25,000 का यहाँ पर जुर्माना दोनों पक्षों को हो जाएगा, वो लड़का लड़की दोनों को हो जाएगी। और अगर विवाह हो गया, रिलेशनशिप को पूरी तरीके से अगर पंजीकरण नहीं कराया तो 6 महीने की जेल भी होगी और 25,000 का यहाँ पर जुर्माना ठुक सकता है दोनों पर, याद रखिएगा। और यहाँ पर क्या है, जो मकान मालिक अपंजीकृत दंपतियों को संपत्ति किराए देते हैं और जानबूझकर जानकारी छिपाते हैं तो उनको कार्रवाई हो सकती है। अगर मान लीजिए किसी मकान मालिक ने किसी दंपति को किराए में रखा है और वो किराए देते हैं और वो उसकी जानकारी छिपाते हैं तो उनमें भी क्या होगी, कार्रवाई की जा सकती है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे बच्चों के भरण पोषण के लिए प्रावधान इसमें दिया गया। यूसीसी के तहत अगर हम कहें, यूसीसी के तहत अगर देखें, लव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे किसी भी बच्चे को वैध माना जाएगा। ये कह रहा है कि अगर पैदा हो जाता है बच्चा तो किसी भी बच्चे को वैध माना जाएगा, उसको वैध माना जाएगा या उसको नाजायज नहीं माना जाएगा। तो याद देखिएगा। तो परित्याग के मामले में महिला अपने साथी के भरण पोषण का दावा करने के हकदार होगी। अगर किसी पति ने अगर अपनी बीवी को छोड़ दिया है तो उसके भरण पोषण की सारी जिम्मेदार कौन लेगा, उसका पति लेगा। तो याद रखिए, महिला अपने साथी से भरण पोषण का ये हकदार ये ले सकती है। और यूजीसी लव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को गोपनीयता सुनिश्चित कराता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि 18 से 21 वर्ष इनकी आयु होनी चाहिए और माता पिता को उस संबंध में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। अगर कोई लड़का लड़की अगर इस वीडियो को जो भी देख रहा है, अगर आप लोग रिलेशनशिप में रहते हैं, लव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, आपके माता पिता को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। आपके जो जिससे प्यार करते हैं उससे संबंध में उनको जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं होता है तो उसमें भी दंड का प्रावधान किया गया है। तो आपकी उम्र 18 से 21 साल यहाँ पर होनी चाहिए, याद रखिए। अब यहाँ पर एक चीज और है, इस बार जो 18 साल के जो हम बात कर रहे हैं, 18 साल की जो लड़की की एज होती है विवाह की, अब इसको भी कहीं ना कहीं बढ़ाने की यहाँ पर जद्दोजहद की जा रही है। अब जो लड़की की जो शादी का जो एज होनी चाहिए, अब ये इसको 18 से बढ़ाकर क्या है 21 साल आपकी होगी। अगर 21 साल से अगर नीचे किसी लड़की की शादी होती है तो उसमें बाल विवाह हो जाएगा। तो बेसिकली अब इसमें भी बदलाव देखने को मिलेंगे। अब 21 साल में ही आपकी शादी होगी, याद रखिएगा। अब देखिए, संपत्ति के अधिकार और उत्तराधिकारी की अगर हम बात करें, यूजीसी अब बुजुर्ग माता पिता की चिंताओं को दूर करने के लिए उत्तराधिकारी कानून में बदलाव प्रस्तावित करती है। और जो अपने बच्चों के शहर में चले जाने के बाद अक्सर खुद को गांव में अकेला पाते हैं तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं इसमें बदलाव देखने को मिलेंगे। कानून में सुझाव गया है कि मृतक के चल और अचल संपत्ति को 4 भागों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें पत्नी, बच्चे, माता पिता को हिस्सा आवंटित किया जाएगा और साथ ही प्रत्येक को एक इकाई माना जाएगा। देखिए, अगर किसी जो घर में जो नौकरी पेशा जो व्यक्ति है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो अचल संपत्ति है तो उसको 4 भागों में विभाजित किया जाएगा। पत्नी हो गया, बच्चे हो गए, माता पिता, इन 4 भागों में इसको विभाजित किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को एक इकाई के रूप में यहाँ पर जाना जाएगा। तो याद रखिएगा, उत्तराधिकारी के संबंध में हजारों सुझाव विचार किए गए हैं और ऐसे मुद्दे भी इसमें शामिल हैं कि जैसे कि अगर किसी बेटे की मृत्यु हो जाती तो माता पिता को कोई सहारा नहीं दिया जाता। तो इस कंडीशन भी क्या हो गया, अगर कोई नौकरी पेशा अगर व्यक्ति है तो उसके माँ बापू का भी इसका भरण पोषण का जिम्मेदारी इसकी बहू की होगी। तो अब इस कंडीशन में क्या, मृत्यु होने के बाद माता पिता का कोई सहारा नहीं दिया गया तो इसमें भी क्या कानून बना दिया। अब देखिए, कानूनी प्रतिक्रिया को सरल कैसे बना दिया गया। नए मोबाइल ऐप जो विवाह और लव इन रिलेशनशिप में पंजीकरण करना, प्रतिक्रिया को करना आसान हो जाएगा। ये ऐप जोड़ने को सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता के बिना पंजीकरण कराने की सुविधा देगी। देखिए, आप क्या करते हैं, पहले से क्या होता था, अगर हम मान लीजिए 2 पल के लिए हम विवाह प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो उसके लिए क्या होता है, दफ्तरों का चक्कर काटना पड़ता है, बहुत देर सारी इसमें फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, तब जाके कहीं वो चीजें सबमिट होती हैं। तो अब इस चीज को सरल कर दिया गया है, जैसे कि ऐप के माध्यम से वो ऐप में जो फॉर्मेलिटीज होंगी, जो चीजें उसमें अपलोड करनी होगी वो आपको उसमें अपलोड करनी होगी। तो सारी चीजें आप क्या करें, पंजीकरण की भी चीजें सुविधाजनक बना दी गई है। इसके अतिरिक्त ऐप में यह ऐप वसीयत का मसौदा तैयार करने के और अध्ययन करने की यहाँ पर प्रतिक्रिया को सरल बना देता है और जिससे व्यक्ति के लिए किसी भी समय अपनी वसीयत में परिवर्तन करने के संभव। देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने
बूढ़े हो जाते हैं, वो अपनी वसीयत अपने बेटे के नाम पे कर देते हैं। मान लीजिए बेटे के नाम पे कर दी, तो उसके बाद बेटा माँ बाप को नहीं पूछता है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, मोबाइल के माध्यम से ही, इस ऐप के माध्यम से जो वसीयत है जिनके, उसमें उसको चेंज करने के भी इसमें ऑप्शन दिया जाएगा, तो उसको भी सरल बना दिया गया। अगर बेटा सही तरीके से नहीं करा तो उसको किसी अन्य के नाम से, किसी ट्रस्ट को भी उसको दान दिया जा सकता है। तो इसमें ये चीजें दी गई हैं, तो याद रखिएगा। अब थोड़ा सा अगर मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा यहाँ पर देख पा रहे होगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, हमने कहा लव इन रिलेशनशिप में जो रह रहे हैं, तो माता पिताओं को भी इसमें जानकारी देनी होनी चाहिए। अब यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की कुछ हाईलाइट मैं आपको बताना चाहता हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत अगर लड़कियों की शादी की उम्र को 21 साल तय की जा सकती है। इसमें देखिए, अब विवाह पंजीकरण ना कराने पर सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है। गोद लेने की प्रतिक्रिया सरल बनाई जा सकती है। पति और पत्नी दोनों को तलाक समान ये मिलेंगे। और पति पत्नी के विवाद के मामले में बच्चे की कस्टडी अगर हम बात करें, तो वो दादाजी को दिएगा। मान लीजिए पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अगर दोनों का तलाक हो जाएगा, उस कंडीशन में जो बच्चे होंगे, बच्चों को दादा दादी के पास उसको छोड़ दिया जाएगा। अगर नौकरी पेशा अगर बेटे की मृत्यु हो जाती है, उस कंडीशन में बूढ़े माँ बाप का भरण पोषण की जो जिम्मेदारी होगी वो पत्नी की होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहु प्रथा को पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। सरोगेसी बच्चे द्वारा जो जन्मे, जो टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा जो बच्चे हैं, उनमें भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया, उन्हें भी जैविक संतान के रूप में दर्जा मिलेगा। तो बेसिकली आपके सामने मैंने जो आज ये रखा, मोटा मोटा जो आपके 9 तारीख को जो ये लागू होने जा रहा है, तो उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, आई थिंक मुझे लगता है कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।